बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन कमीशन की हिट लिस्ट पे आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर का नोटिस जारी हो गया है, उन्हें बुला लिया गया है कि जनाब आप पेश हों कि आपको आपके खिलाफ एक दरखास्त आई है नाअहली की कि इनको नाअहल कर दिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी है। मामला क्या है कि एक शहरी आए हैं इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेकर और कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 2020 में अपने जो सालाना गोशवारे होते हैं उसमें उन्होंने कोई चीज़ अपने कुछ ज़मीन जो है वो छुपाई है। इन्होंने कोई ज़मीन ली थी, वो ज़मीन उन्होंने फिर उसके बेच के कोई गाड़ी खरीदी, तो उन्होंने अपने असासों में ये पूरी ट्रांजैक्शन ये सारी चीज़ शो नहीं की है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर को नाअहल कर दिया जाए क्योंकि इन्होंने अपने जो असासे हैं उसको डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, अब इसमें कानून वाज़े तौर पर मौजूद है जो हम बार बार आपको इमरान खान के केस में भी सुनाते रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने गोशवारों में कोई चीज़ छुपा जाता है तो उसको कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर अंदर चैलेंज किया जा सकता है, 120 डेज के अंदर। लेकिन यहां पर 4 साल के बाद चैलेंज किया जा रहा है और फिर भी इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिस लेकर अली अमीन गंडापुर को तलब कर रहा है और उनसे जवाब मांग रहा है, उनको नोटिस जारी कर रहा है 26 मार्च के लिए। तो यूं अली अमीन गंडापुर की जो नाअहली की दरखास्त है, यानी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि एक्चुअली तो ये 120 डेज के अंदर चैलेंज हो सकता था अगर उन्होंने कुछ छुपाया भी है तो, और अब वो टाइम बार्ड चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक केस में जो इमरान खान के केस में उनका भी यही केस था कि उन्होंने अपने असासों को अपने 18-19 में छुपाया लेकिन 20 में डिक्लेयर कर दिया था। तोशा खाना से इमरान खान ने जो तहाइफ लिए थे वो 18-19 में उन्होंने छुपाए या जाहिर नहीं कर सके और फिर अगले साल 20 में उन्होंने जाहिर कर दिए। अब उस पर भी सवाल उठा था कि 120 डेज के बाद तो उसको किया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि इमरान खान को सजा सुना दी है तो इलेक्शन कमीशन ने अब एक एग्जांपल तो सेट कर दी है, या एक इलेक्शन कमीशन ने एक जो प्रेसिडेंट है वो तो बना दिया है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी तलवार लटकने लगी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ शिकायत है क्या? अली अमीन गंडापुर से आपको पता है बहुत सारी शिकायत हैं। अली अमीन गंडापुर उस यानी बड़े एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो वेलकम नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं और एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं और आते ही उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया है। जाहिर है ये रवैया हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को अच्छा नहीं लगा और एक दरखास्त जो है उनके खिलाफ आ गई है और इलेक्शन कमीशन अब उस पर नोटिस लेने जा रहा है। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर का क्या बनता है। 26 मार्च को केस के बारे में पता चलेगा कि उसमें कितनी जान है और इलेक्शन कमीशन का रवैया बताएगा कि वो इस केस को चलाने में कितना संजीदा है। लेकिन फिलहाल हमें अपरेंटली ये लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको निशाने पर रख लिया गया है, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अच्छा जनाब, जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खबर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं और साद रफ़ीक साहब, इन्होंने अपनी हुकूमत से खामोश नाराज़गी का इजहार कर दिया है। पहले मैंने आपको एक दिन खबर दी थी कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक दोनों वो लोग हैं जिन्होंने उस तरह से अपने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया था जिस तरह से बाकी लोगों ने कराए। यानी जिस तरह बाकी लोगों ने, ख्वाजा आसिफ को ही देख लीजिए, जिस तरह उन्होंने अपने रिजल्ट मैनिपुलेट करवाए, चेंज करवाए, साद रफ़ीक ने कहा कि जी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये इस तरह से रिजल्ट्स चेंज करा के जीतना नहीं चाहता, मैं ये कालक अपने मुंह पर मलना नहीं चाहता। ये वो लोग जो इलेक्शन में तब्दीलियां कर रहे थे या रद्दोबदल कर रहे थे, साद रफ़ीक ने और राना सनाउल्लाह ने उनसे कहकर अपने रिजल्ट्स को चेंज नहीं करवाया। ये मेरे पास खबर है। अच्छा, अब दूसरी खबर अब यह है कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने मौजूदा हुकूमत में कोई भी ओहदा लेने से इनकार कर दिया। मसलन राना सनाउल्लाह कैबिनेट का मेंबर हो सकते थे, चले वजारत दाखिला ना होते, वजीर दाखिला ना होते, कुछ और हो जाते। अब एक तो उनको गुस्सा ये भी होगा राना सनाउल्लाह को कि जी किसी और को वजीर दाखिला बना रहे हैं तो फिर मुझे, अब मैं इधर उधर क्यों जाऊँ। जैसे इसहाक डार को वजीर ख़जाना नहीं बनाया लेकिन चले उनकी फेस सेविंग हो गई कि उनको वजीर खारजा बना दिया, तो अब वो मुँह मत्थे लगती वजारत उनको मिल गई है। तो राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर मुझे पहले दाखिला दी थी तो फिर अब दाखिला किसी और को दे दिया तो मैं तो नहीं लेता। लेकिन ये बात चले, एक तो ये रीज़न हो सकती है उनके दिमाग के किसी कोने में, लेकिन उसूली तौर पर जिस तरह से ये सारी हुकूमत बनी है और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब अगरचे उनके क्रेडिट पे कोई बहुत उसूली चीज़ें नहीं हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जुल्म किए 25 मई को जिस तरह से उन्होंने किया और फिर जिस तरह से वो सारे मामलात को लेकर चलते रहे,
राना सनाउल्लाह साहब के क्रेडिट पर हरगिज़ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये नहीं है कि वो कोई बहुत ही फरिश्ता सिफत और बहुत को बाउसूल आदमी है जिसलिए उन्होंने ये इनकार किया, नहीं, उन्होंने ये सब कुछ अपने सियासी फ़ायदे के लिए ही किया है। क्या वजूहत हो सकती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नवाज शरीफ को राना सनाउल्लाह का जब ये पैगाम पहुँचाया गया तो नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह का ये पैगाम सुना और रावी ये बताता है या जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो कहते हैं कि ये वो वाला रावी नहीं है जो फ़ौरन आपके दिमाग में आया है, ये रावी कोई और है। रावी कहते हैं जो बयान कर रहा होता है, जो मौके पर मौजूद होता है। तो नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह का ये पैगाम सुनकर खामोश रहे और उन्होंने आगे से कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया। और दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह ने यह भी पैगाम दिया कि जी मैं ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना नहीं चाहता। हालांकि अब ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, अब आपको पता है कि कोई सीट मरीम नवाज़ ने छोड़ी है, वहाँ पर भी इलेक्शन होगा, और लोगों ने सीटें छोड़ी हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन होगा। राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं लड़ाया जा रहे या वो नहीं लड़ना चाह रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं कोई ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। साद रफ़ीक का मामला तो ये है कि वो तो ये वाला असम्बली का ये जो अभी आम इंतखाबात है यही लड़ना नहीं चाहते थे, जनरल इलेक्शन ही लड़ना नहीं चाहते थे। उनको भाई ने इसरार किया, सलमान रफ़ीक ने, और बाकी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने कि यार इलेक्शन लड़े, तो साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ लिए। जब आप इस तरह से मजबूरन इलेक्शन लड़ रहे हो तो फिर आप अपना रिजल्ट क्यों चेंज कराएंगे? तो राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक इन दोनों ने इलेक्शन से लड़ने, मौजूदा हुकूमत में कोई भी ओहदा लेने से इनकार किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया है? ऐन मुमकिन है, मेरा अंदाजे हैं या तज्जिया है। एक तो ये हो सकता है कि वो अब अगले इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, वो समझते हैं कि यार ये हुकूमत जो है इसमें गंदा होने से बेहतर है, इस हुकूमत ने परफॉर्म तो करना नहीं है, इस हुकूमत का हिस्सा बन के अगला इलेक्शन भी अपना ख़राब करने से बेहतर है कि चुप करके बैठो और अगले इलेक्शन का इंतजार करो और अगला इलेक्शन जाके लड़ो ताकि लोगों का गुस्सा कम हो चुका हो। वरना अब भी फिर हुकूमत में आके और दोबारा जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो फिर नहीं जीतेंगे जैसे इस दफ़ा नहीं जीते। तो इसलिए अगला इलेक्शन सिक्योर करना चाहिए। और शायद राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक को भी ये लगता है कि ये कोई 1.5-2 साल की हुकूमत है, दोबारा इलेक्शन होने हैं, इसलिए हम उस इलेक्शन को फोकस करते हैं, छोड़ें इस हुकूमत को जिसमें शामिल होकर गंदा होने से बेहतर है कि यह ना किया जाए। दूसरा ये कि हो सकता है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ या मैं कहता हूँ कि ठीक है साद रफ़ीक साहब का उसूली मौक़िफ़ हो सकता है कि भाई जब ये मैंडेट हमें मिला ही नहीं है तो हम काहे की हुकूमत लें और हुकूमत लेके गंदे हों, और हम तो जीते ही नहीं हुए, ज़बरदस्ती फॉर्म 47 बनाए गए हैं तो हम क्यों इस हुकूमत का हिस्सा बने। ऐन मुमकिन उनके जहन में ये बात हो। बहरहाल वजह कुछ भी हो, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक साहब जो है मौजूदा हुकूमत में अब कोई भी ओहदा लेना नहीं चाहते और ये बात उन्होंने अपनी लीडरशिप को बता दी है। और जाहिर है नवाज शरीफ इस पर इसरार इसलिए नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ ने खुद ओहदा नहीं लिया। ये जी इस तरह की हुकूमत बनी है, नवाज शरीफ उसमें खुद भी वज़ीर आज़म नहीं बने। जब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने तो वो किसी और को क्यों इसरार करेंगे कि नहीं तुम भी ज़रूर कैबिनेट में जाओ। तो जिस हुकूमत को खुद नवाज शरीफ बेदिली से चला रहे हैं उस हुकूमत में वो किसी और को बेदिली से हिस्सा लेने पर मजबूर कैसे करेंगे? तो ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, एक और चीज़ पर आ जाइए और वो है गैलप सर्वे आया है और बहुत ही दिलचस्प गैलप सर्वे है। गैलप सर्वे ये है, यानी एक सवाल पूछा गया लोगों से कि अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी पार्टी को किसी वजह से वोट नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरी पार्टी कौन सी होगी कि जिसको आप वोट करेंगे? यानी आप कोई मजबूरी है, आपकी पार्टी मैदान में ही नहीं है और आपने वोट करना है, किसको करेंगे? तो सारी सियासी जमातों के लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे। यानी वो लोग जिन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन में अपनी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उनसे कहा गया अगर ये पार्टी आपकी नहीं है या आप उसको वोट नहीं कर सकते तो फिर किसको करेंगे? तो उन्होंने कहा फिर हम पीटीआई को करेंगे। इसमें नून लीग है, उस नून लीग के 17% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के 27% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे और एमक्यूएम के 48% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे। अब आप ये देखें कि कोई 70-80% लोग तो पहले ही पीटीआई के पास जा चुके हैं, यानी इस मैंडेट को अगर देखा जाए तो कोई 2/3 अक्सरियत तो उनके पीटीआई के मुताबिक उनकी बनती है। और वाकई हमारे मुताबिक भी, हम भी जिस तरह से फॉर्म 45 देखते हैं, हमारे ख्याल में भी पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत तो ले ली है। और अगर पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ले ली है, बाकी बची 1/3, वो 1/3 भी जो हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि अगर आप अपनी पार्टी आपकी मैदान में ना हो किसको वोट देंगे? तो उन्होंने भी कहा कि पीटीआई को वोट देंगे। तो बहरहाल पीटीआई के लिए उन लोगों का भी एक नर्म एक कॉर्नर, उनके गोशा उनके दिल में या जहन में मौजूद है जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। तो इस लिहाज से ये गैलप सर्वे जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये इसकी जो है वो कुछ और तफसीलात भी अगर आप चाहें तो इसकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें पीटीआई के लोगों से भी पूछा गया कि अगर आपकी पार्टी ना हो तो फिर क्या होगा। उसमें बहुत ही कम लोगों ने वो बाकी जमातों की तरफ वोट किया है। किसी ने नून लीग का है या किसी ने पीटीआई का है, वो कुछ 6% है, कोई 7% है, इस तरह से है। अच्छा जी,
अगली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे माशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच गए हैं, हसन और हुसैन, लंबी जिला वतनी ख़त्म करने के बाद। अब वो एब्सकॉन्डर नहीं रहे, अब उन्होंने अदालतों से अपने मामला हल कर लिए हैं, अदालतों से उन्होंने ज़मानतें ली हैं। कहा जाता था कि जी वो एब्सकॉन्डर हैं, आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार होंगे, फिर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। नहीं जनाब, चाचू वज़ीर आज़म हैं। जब हमारे चाचू वज़ीर आज़म हैं और हमारी बहन वज़ीर आला पंजाब है और हम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरें और हमें कोई हाथ लगा ले, तो फिर काहे की हुकूमत है हमारी? तो हमारी हुकूमत तो साड़ी हुकूमत है और सानू कोई हथ ला लवे, ये तो नहीं हो सकता। तो बड़े मज़े से हसन और हुसैन लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं जनाब, और बड़े मज़े से अपने घर गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया है और उनको लेने के लिए आए हैं, जैसे कि वो कोई 7 समंदर जो है वो पैदल क्रॉस करके या कश्ती का सफ़र तय करके रिकॉर्ड बना के आ रहे हों। बहरहाल उनको कोई वेलकम ज़बरदस्त करके किया गया। तो ये हुआ जनाब एक ये मज़े की ख़बर, और पाकिस्तान के आइन और कानून पर एक तमाचा जो है वो हसन और हुसैन ने आज मारा है। तो वो बहरहाल पाकिस्तान आ गए और प्रोटोकॉल से अपने घर ले जाए गए हैं। आखिरी बात ये है कि चलें, आखिरी बात पर आने से पहले मैं सिर्फ एक आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त सिनेरियो ये है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो अदालतों में हैं, बहुत सारी चीज़ें अदालतों में चल रही हैं। लोग अपने इंतखाबी उज़रदारियों के केस लेकर भी आए हुए हैं और अपनी इंतखाबी उज़रदारियों को भी जो है वो चैलेंज उन्होंने किया, यानी उज़रदारियाँ पेश की हुई हैं और चैलेंज किया हुआ अपने इंतखाबात के रिज़ल्ट्स को। तो लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ में गुम हो गई हैं और उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता या करेगा। मसलन जब एक उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन से 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ, मतलब देखिए ना आप, बहुत सारे एक उम्मीदवार हार गया है, उसके पास फॉर्म 45 तो नहीं है, या उसके फॉर्म 45 में कोई मसला तो नहीं है, फ़र्ज़ करें कोई ऐसा है, लेकिन उसने वो कैंपेन ही नहीं कर सका और वो 2 दिन पहले गिरफ्तार हो गया था। अब वो उसको चैलेंज करना चाहता है कि भाई ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैं तो गिरफ्तार हो गया था, मुझे तो नाहक गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म मौजूद है? ये मामला कौन देखेगा? ये इस सवाल का जवाब ही किसी को मालूम नहीं है। यानी क्या ये ट्राइब्यूनल देखेगा? क्या कोई बंदा ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है कि जनाब इस इलेक्शन में मेरे साथ धांधली हुई है? वो कहेगा सबूत दिखाओ, वो कहेगा मैं सबूत ये है कि मेरा जो है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ट्राइब्यूनल कहेगा नहीं, हम ये मामला नहीं देखते, हम तो देखते हैं फॉर्म 45, 47, 48, 49, अगर कोई मसला है तो वो बताओ हमें, ये तो हमारी गिरफ्तारियों वाला मसला हम नहीं देखते। क्या वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा ये मामला लेकर? इलेक्शन कमीशन पहले ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो अदालत के पास जाएगा लेकर? अदालत के पास जाएगा तो अदालत कहेगी कि जाएं, आपके पास रेलिवेंट फोरम मौजूद है। तो ऐसा बंदा जिसने इस तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ा है, यानी जिसके पास फॉर्म 45 के अलावा दूसरे जवाब मौजूद हैं अपने हारने के या शिकायत मौजूद हैं, वो किस फोरम पर जाकर शिकायत करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। आखिर में जनाब देख लीजिए कि तारिक फजल चौधरी को शोएब शाहीन साहब ने एक चैलेंज किया है और कहा है कि जनाब कुरान आकर उठा लें, मस्जिद में आ जाएं, फैसल मस्जिद में आ जाएं या प्रेस क्लब की मस्जिद में आ जाएं। किस बात पर क्या चैलेंज किया है, ज़रा ये सुन लीजिए जाते जाते, और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ये ज़रूर सुन के जाइए शोएब शाहीन फजल चौधरी से क्या कह रहे हैं। आज फर्स्ट रमज़ान है, पहला रोज़ा है। मेरे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी को एक मैं ऑफ़र करता हूँ, फॉर्म 45 अपने ले आइए, जो उसने 1 महीना 15-20 दिन पहले कहा था कि जी मेरे पास फॉर्म 45 है। आज तक ना उसने अपलोड किए हैं, ना किसी वेबसाइट पे डाले हैं, ना किसी अपने फेसबुक के अकाउंट में डाले हैं, ना वो लेकर आया है, ना आपको दिखाया है। सब आपके सामने है। इसलिए कि डाकाजनी की करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ओरिजिनल लेकर आए। ये तो वेबसाइट वाले हैं ना, वेबसाइट वाले तो हमने भी डाउनलोड कर दिए हैं जिसमें उन्होंने फोर्जरी की है, और फोर्जरी की बहुत सारी तफसीलात आपके पास आ चुकी हैं। और अजीब बात है, मेरे केस में तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन है 11 तारीख का, 11 फरवरी का, और फॉर्म 48 और 49 बनते हैं, कंसोलिडेशन होती है 12 तारीख को, जबकि 11 को इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे चुका था कि फॉर्म 48 न बनाएं, और रिटर्निंग अफसर मुझे खुद लिख के दे चुका है कि हमने प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन पोस्टपोन कर दी। और 181 जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ उन्होंने फोर्जरी करके, फ्रॉड करके, बेईमानी करके उनके फॉर्म 45 तब्दील किए हैं, जिसके अंदर बहुत सारों के अंदर कटिंग की है। वो सब कुछ सामने है, मगर वो नोटिफिकेशन का कोई हैसियत ही कोई नहीं, उसकी अहमियत ही कोई नहीं। मैं आपके तवज्जुह से उसको मैं एक चैलेंज करता हूँ कि आप आ जाएं, रमज़ान शरीफ है, एक तो अपने फॉर्म 45 ले आएँ, या आ जाएं
कुरान मजीद पे आप भी हाथ रख लें, मैं भी हाथ रख लेता हूँ, आप बता दें कि कौन जीता है कौन हारा है, हम इसको मुका देते हैं। मेरा ख्याल है फैसल मस्जिद का मैं उनको टारगेट दे देता हूँ, या फैसल मस्जिद नहीं आता उनको कहें प्रेस क्लब वाली मस्जिद में आ जाएं, वहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं। जो टाइम दे आप सारे साफ़ी दोस्तों को, मैं आपके तवज्जुह से उनको कह रहा हूँ, आप लोग उनसे टाइम मांग लो, उनसे पूछ लो कि जिस दिन आ जाए या वो फॉर्म 45 अपने असली वाले ले आए और मैं अपने असली ले आता हूँ, उसके मुताबिक हम कंपैरिजन कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मस्जिद चले जाते हैं दोनों, और आप साफियों को भी साथ ले जाते हैं, वो कुरान मजीद पे हाथ रख ले, वो कह दे कि जो कुछ वो कह रहा है वो दुरुस्त है, तो मैं उसको खैरात समझ के उसको दे दूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी उसके हवाले कर दूंगा, उसको कहीं आ जाए।